हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास टुडे पे हमने क्लास 10th बोर्ड के लिए वन शॉट सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें एक ही लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे। बीच में कुछ ब्रेक हो गया, उसे फिर से स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर कंप्लीट हो गए ऑलरेडी ऐप पे और यूट्यूब चैनल पे हैं। बाकी के बचे हुए चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे जल्दी। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण, यानी कि एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अम्ल और क्षार, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल की पहचान कैसे पहचानते हैं? तो एक तो उनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल का, और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, एक आपने लिटमस टेस्ट का नाम सुना होगा, स्कूल में भी कराया जाता है एक्सपेरिमेंट में। तो अम्ल जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर होता है ब्लू कलर का होगा, उस पर आप अगर अम्ल डालेंगे तो उसका कलर ब्लू से लाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहचानने का तरीका, एक तो अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला करता है। यानी रेड लिटमस पेपर, लाल नीला लिटमस पेपर आप लेंगे, उस पर क्षार डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। तो अम्ल जो है ब्लू को लाल करता है, क्षार लाल को ब्लू करता है। उसके अलावा कुछ और भी हैं, लाइक संकेतक जैसे लिटमस, हल्दी, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन अम्ल और क्षार की पहचान में मदद करते हैं। इससे भी पता चलता है। कुछ प्राकृतिक संकेतक, नेचुरल चीज़ें भी हैं, जैसे जो लाइकेन से जो लिटमस मिलता है, लीचेनिया लाइकेन से, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया फूल, ये नेचुरली पाई जाने वाली चीज़ें, इनसे भी हम अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। जो हल्दी है उसको अगर अम्लीय विलयन सॉल्यूशन में अगर डालें तो क्या होगा? वो पीला का पीला ही रहेगा। लेकिन क्षार में, क्षारीय अगर विलयन हो तो उसका रंग जो है वो भूरा लाल टाइप का हो जाता है, राइट, रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाता है। वैसे फिनोप्थलीन है, अगर वो अम्लीय क्षार है उसमें फिनोप्थलीन डालिए तो कोई उसके कलर में चेंज नहीं होगा, वो कलरलेस रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो क्षारीय है विलयन, वो सोल्यूशन अगर बेसिक है, क्षारीय है वो विलयन, तो उसमें फिनोप्थलीन क्या हो जाए? गुलाबी कलर का हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही जो है, जो लिटमस का हमने बताई, हल्दी बताई, लाल पत्ता गोभी, जैसे इसको लाल पत्ता गोभी बेसिकली लाल नहीं, थोड़ा पर्पल टाइप बैगनी कलर का मार्केट में देखा होगा आपने। इसको उबाल के इसका अगर आप जो है वो एक्सट्रैक्ट निकालिए, उसको डालिए आप जो है, तो अम्लीय अगर आपका विलयन है तो उसमें क्या होगा? लाल से गुलाबी टाइप का, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना अम्लीय है वो, कितना स्ट्रॉन्ग जो है उसका एसिडिक नेचर है, राइट, पीएच वैल्यू कितना है, उसके हिसाब से लाल से गुलाबी, और अगर क्षारीय है तो पीला से हरा या इवन आपका ब्लूइश टाइप का हो सकता है। हाइड्रेंजिया फूल जो है, ये जो मिट्टी होती है वहाँ के, उस क्षारीय है या अम्लीय है, उसके हिसाब से अगर वो अम्लीय है तो ब्लू कलर का फूल, और अगर क्षारीय है तो पिंक गुलाबी कलर का फूल होता है। ठीक है, इसका एक टेबल भी यहाँ पे है। लिटमस एसिड में क्या होता है? वो ब्लू को लाल कर देता है। बेस क्या करता है? लाल को ब्लू कर देता है। टर्मेरिक एसिडिक में पिलाई रहता है, और क्षार में जो है वो क्या होता है? रेडिश ब्राउन, लाल भूरा कलर का हो जाता है। फिनोप्थलीन बेरंग कलरलेस रहता है, एसिड में गुलाबी कलर का, पिंक कलर का हो जाता है आपका क्षार में। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, लाल पत्ता गोभी का रस, ये क्या होता है? लाल से गुलाबी जो है ये आपका एसिडिक में, और ग्रीन येलो यानी हरा या पीला हो जाता है आपका क्षार में। हाइड्रेंजिया फ्लावर ब्लू कलर का होता है क्षारीय मिट्टी में, और पिंक होता है आपका, सॉरी, ब्लू होता है आपका अम्लीय मिट्टी में, और गुलाबी होता है आपका क्षारीय मिट्टी में। अब धातुओं के साथ अभिक्रिया, तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उदाहरण के लिए मैग्नीशियम आपका धातु है, HCl आपका अम्ल है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गया। ठीक है ये तो क्या? मेटल, धातु है ना। और धातु के साथ जो है आपने ये क्या? धातु के साथ अम्ल का अभिक्रिया है। और धातु के साथ क्षार का क्या होगा? ये हमने क्षार ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका धातु ले लिया Zn, तो क्या बन गया? Na2ZnO2, यानी कि सोडियम जिंकेट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। यहाँ भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन बहुत कम धातु हैं जो क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर
जो है धातु का कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसके साथ जैसे अम्ल का अगर अभिक्रिया हो धातु के कार्बोनेट के साथ तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। उदाहरण जैसे सोडियम कार्बोनेट, ये क्या हो गया, धातु का कार्बोनेट हो गया, सोडियम धातु है तो सोडियम कार्बोनेट धातु का कार्बोनेट हो गया। HCl अम्ल हो गया, यानी कि धातु के कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया हुआ, क्या बना, लवण बन गया NaCl। क्या निकला, जल निकल गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकला। वैसे अम्ल का धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, यानी किसी धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर अम्ल की अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा, NaSCO3, ये क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम धातु उसका हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अम्ल हो गया। इसके केस में भी आपका लवण बन रहा है, जल निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया, और अम्ल और क्षार का ही अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होगा, तो वो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है। ठीक है, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, लवण बन जाएगा, जल बनेगा। यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे HCl अम्ल है, NOH क्या है, ये क्षार है। दोनों मिलके क्या बन गया, लवण बन गया NaCl का, और H2O आपका निकल गया जल, यानी कि सॉल्ट और वाटर। धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड के साथ, ठीक है, तो धातु ऑक्साइड के साथ अगर अम्ल का जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ये धातु का ऑक्साइड है, कॉपर धातु है तो कॉपर ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड, उसके साथ HCl अम्ल का भी क्रिया हुआ तो क्या मिल गया, कॉपर क्लोराइड मिल गया, और ये क्या है, जल मिल गया। कॉपर क्लोराइड क्या है, लवण है, राइट, और जल निकल गया। तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय जब अम्ल के साथ मिलेगा तभी तो लवण बनेगा, राइट। अधातु का ऑक्साइड और क्षार, जैसे अधातु कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, कार्बन अधातु है, राइट, तो अधातु का ऑक्साइड है और ये क्षार NaOH ले लिया तो सोडियम कार्बोनेट बन गया, और H2O, यहाँ भी आपका लवण बन रहा है और जल निकल रहा है। और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। चलिए, प्रयोगशाला का पहचान, अम्लीय विलयन नीला लिटमस को लाल कर देता है, फिनोल्फ्थलीन रंगहीन रहता है अम्लीय विलयन में। ठीक है, अम्लीय विलयन में नीला लिटमस लाल हो जाएगा और फिनोल्फ्थलीन रंगहीन रहता है। क्षारीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, फिनोल्फ्थलीन गुलाबी हो जाती है। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, वो टेबल में भी देख लिया है। गंध संकेतक, कुछ चीजें होती है जिनके गंध से, ऑल फैक्ट्री, राइट, इंग्लिश में जो बोलते हैं, पहचान सकते हैं। प्याज है, वनीला है, लौंग है, ये क्या होता है, अम्ल में गंध बनी रहती है और जहां भी क्षारीय हो जाएगा तो उसके गंध बदल जाती है। ठीक है, अम्ल में उनके गंध में, उनके स्मेल में कोई चेंज नहीं होता है। क्षारीय होगा, बेसिक होगा तो वहाँ चेंज हो जाए, वो उसका गंध बदल जाएगा। आयनीकरण और विलयन, हाँ, यहाँ वो बता रहा था कि अम्ल जल में जो है हाइड्रोजन प्लस आयन छोड़ते हैं। ठीक है, अम्ल जल में हाइड्रोजन प्लस आयन छोड़ते हैं, और ये हाइड्रोजन प्लस आयन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि H2O जो जल के अणु है इसके साथ मिलके H3O प्लस, राइट, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, राइट, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में मिलते हैं। 4 OH माइनस आयन छोड़ते हैं। अम्ल केवल जल में आयनीकृत होते हैं, अम्ल जो है केवल जल में आयनीकृत होते हैं। क्षार जो जल में घुलते हैं उन्हें क्षारीय या अल्कली कहते हैं, जो क्षार जल में घुल जाए उसे अल्कली कहते हैं। अम्ल क्षार को जल में मिलाना, ठीक है, अम्ल या क्षार को अगर जल में मिलाएं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा उष्मा हीट रिलीज होती है, राइट, ये प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है। हमेशा अम्ल को जल में मिलाएं, जल लिए ज़्यादा उसमें अम्ल थोड़ा थोड़ा डालते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये उष्माक्षेपी है, उससे छपाक से कुछ निकल सकता है। अगर अम्ल में आप जल डालें, अम्ल ज़्यादा है और आपने जल डाला, वो रिएक्ट करके पता चला स्प्लैशिंग हुई, छपाक से निकला, आपको जल उल गया, कुछ नुकसान हो सकता है। इसलिए जो है हमेशा अम्ल को जल में मिलाएं, जल को अम्ल में नहीं। ठीक है, ठीक है। पीएच अवधारणा, पीएच का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, वो जो पता है ना कि H प्लस आयन जल में देता है अम्ल जो है, तो कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन अम्ल H प्लस आयन कितना है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, उसके हिसाब से मैथमेटिकली लॉगरिथम यूज करके पीएच निकालते हैं। पीएच का फॉर्मूला क्या है, -log ऑफ बेस 10
H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। अब मान लीजिए H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है आपका 1/10⁻³ m। -3m का मतलब क्या है? 1 × 10⁻³ मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर, ठीक है। तो इतना है कंसंट्रेशन H प्लस आयन का, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इतना है, ठीक है। तो अब यहाँ फॉर्मूला में रख दीजिए -log⁻10 1 × 10⁻³ 1 तो कुछ भी नहीं, 1 × 10⁻³ हो जाएगा वो। -3 ये कुछ नहीं है, ये लॉग है। log⁻10 10⁻³ क्या हो जाएगा? -3 बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस इंटू -3 हो जाएगा, यानी +3 हो गया। तो pH वैल्यू कितना हो गया? H प्लस कंसंट्रेशन अगर आपका इतना है 10⁻³ मोल पर लीटर है तो उसकी pH वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप pH निकालेंगे तो 0 से 14 के बीच में pH वैल्यू आती है, ठीक है। 0 से 14 के बीच में pH वैल्यू है। किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पे, कि हाइड्रोजन आयन कितना ज्यादा है उस विलयन में, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ 7 है तो उदासीन माना जाएगा, 0 से 7 के बीच में तो अम्लीय, और 7 से 14 के बीच में है तो क्षारीय, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा pH वैल्यू उतना कम आएगा, यानी उतना ज्यादा वो अम्लीय है। जितना यहाँ कम रहेगा, माइनस पावर है तो उतना कम है कंसंट्रेशन, माइनस पावर में जितना ज्यादा रहेगा, जैसे 10⁻³ और 10⁻⁹ किसमें ये कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये कम है, ठीक है ना, पावर माइनस है ना, तो ज्यादा है, pH वैल्यू जो है आपका ज्यादा आ रहा है, और कम है तो pH वैल्यू आपका कम आ रहा है। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा pH उतना कम होगा, हाँ, और जितना H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा pH उतना ज्यादा होगा। तो ज्यादा pH है तो इसका मतलब वो क्षारीय है, बेसिक है, कम pH है इसका मतलब वो अम्लीय है, ठीक है। 7 उदासीन है, 7 से 0 की ओर अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी, इधर इधर जाएंगे तो क्षारीय प्रकृति बढ़ी जाएगी 7 से 14 की ओर, ठीक है। H प्लस आयन ज़्यादा होगा तो OH का कंसंट्रेशन कम होगा, H प्लस का कम होगा तो H माइनस का ज़्यादा होगा, ठीक है। वही ये ग्राफ दिखा रहा है, ये देखिए, ये H प्लस कंसंट्रेशन यहाँ बहुत ज़्यादा है, ऐसे H प्लस कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, यहाँ OH प्लस ज़्यादा है, OH प्लस इधर कम होता जा रहा है क्षार की तरफ, OH माइनस, सॉरी, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। pH स्केल हाइड्रोजन आयन सांद्रता यानी कंसंट्रेशन 0 to 14 का मापता है। तो H प्लस जो सांद्रता या कंसंट्रेशन की जो मापेंगे वो कितना है, 0 से 14 के बीच में आएगा pH है ना। pH अगर 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 है तो उदासीन है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। कैसे कैलकुलेट करते हैं बता दिया। H प्लस आयन का जो भी कंसंट्रेशन या सांद्रता है वो किस में रहेगा, 10⁻⁻⁻ मोल पर लीटर में रहेगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 × 10⁻, मान लीजिए -5 है। तो इसको आप यहाँ रख के लॉग वैल्यू निकाल लेना, लॉग से जो वैल्यू आएगा उसके हिसाब से आपकी pH निकल के आ जाएगी, pH वैल्यू, ठीक। pH का दैनिक जीवन में महत्व क्या है, तो शरीर का pH जो है ना 7 to 8 के बीच में रफली होता है, 7 से 7.8 के बीच में। अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन होता है ना, अम्लीय वर्षा होता है तो क्या होता है, जब 5.6 से pH कम हो जाए तो जाहिर सी बात है pH जितना कम होगा उतना ज़्यादा अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है। तो 7 से नीचे हम अम्लीय मानते हैं, 7 से कम है तो ये तो 6 से भी कम हो गया, 5.5 के आसपास हो गया, यानी अम्लीयता बढ़ गई है, अम्लीय प्रकृति इसमें ज़्यादा है। तो जब अम्लीय प्रकृति ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा पानी, तो उसमें जल जीवों और पौधों को नुकसान होता है, पानी में रहने वाले जीवों को नुकसान होता है अगर ज़्यादा अम्लीय हो जाए पानी तो, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा का नुकसान क्या है, अम्लीय वर्षा से अम्लीय प्रकृति जल जो ज़्यादा अम्लीय होता चला जाएगा, उससे जल जीवों को नुकसान होगा। मिट्टी का pH, पौधों की वृद्धि। अब मिट्टी की pH अलग अलग होती है, राइट।
तो अलग अलग पीएच के लिए कुछ वो जो है पौधों के लिए अलग अलग पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ पौधे कुछ पीएच में, क्षारीय पीएच में ज़्यादा ग्रोथ होता है, कुछ गामलीय में ज़्यादा ग्रोथ होता है, तो उनकी वृद्धि भी वो पौधों की वृद्धि भी उस पर निर्भर करती है पीएच वैल्यू पे, ठीक है। पेट में HCl पाचन में सहायक। अब पेट में HCl क्या होता है? HCl को पेट का अम्ल भी कहा जाता है। क्यों? आपने बायो में पढ़ा होगा, पेट में जब खाना जाता है, जब आपके स्टमक में, पेट में, तो वहाँ पे क्या होता है? 3 चीज़ें रिलीज होती है। एक पेप्सिन जो प्रोटीन वगैरह को पचाता है, जो एंजाइम होता है, राइट। HCl और म्यूकस। HCl क्या करता है? जो भी कीटाणु वगैरह खाने के साथ चला जाता है, जम्स वगैरह, उसको मारता है, प्लस पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, राइट। और म्यूकस वो HCl की वजह से आपके पेट के दीवार पे कोई नुकसान ना हो, दीवार पे, तो उससे म्यूकस बचाता है, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं। तो पेट में आपका HCl होता है, पाचन में मदद करता है। और कभी कभी एसिडिटी भी हो जाती है, अगर वो जो एसिड ज़्यादा हो जाए या इस रीजन में आ जाए, पेट से थोड़ा बाहर है ना, तो एसिडिटी हो जाए, तो फिर अब क्या करेंगे? तो हमने देखा कि एसिड को क्या करता है, एसिड और अम्ल और क्षार को अगर हम रिएक्ट करा दे तो क्या होता है? वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसका मतलब कुछ ऐसी चीज़ हम खाएं जो क्षारीय हो, ठीक है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो एंटी एसिड बोलते हैं, जो दवाई वो खाते हैं ठीक हो जाता है। लिखा भी है एंटी एसिड, जैसे MgOH2 अम्लता में राहत दिलाता है। मिल्क ऑफ, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, हाँ, ये अम्लता में राहत, ये क्या क्षारीय होता है, तो ये जाके आपके जो अम्ल है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, एंटी एसिड। दांत क्षय, अगर पीएच वैल्यू मुंह की, आपके मुंह की पीएच वैल्यू 5.5 से 5.5 से कम हो जाए तो दांत को नुकसान होता है, दांत का डीके होने लगता है, क्षय होने लगता है। मधुमक्खी अगर डंक मारे, बिच्छू डंक मारे, तो क्या होता है? उसमें अम्ल होता है, मिथुनोइक एसिड होता है, ठीक। उसी की वजह से आपको दर्द या जलन होता है। तो उसमें भी जैसे बेकिंग सोडा, ये क्या बेसिक इन नेचर है, क्षारीय है, ये आप लगा देंगे तो राहत मिलेगी, ठीक है। बिच्छू डंक मारे तो डॉग पौधे से राहत मिलती है, ठीक है। ये पीएच वैल्यू का देख लीजिए, जैसे जो जितना अब ये 0 से 14 के बीच में, तो इधर जितना है वो ज़्यादा ही अम्लीय है, और इधर जितना है उतना ज़्यादा क्षारीय है। बीच में 7 पे ये उदासीन है, इधर क्षारीय है, इधर अम्लीय है। अलग अलग पीएच वैल्यू के लिए अलग अलग कलर दिया गया है, ठीक है। इस हिसाब से भी आप जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उसे पता कर सकते हैं कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी है। अब कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं अम्ल के, जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल मिलता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल मिलता है, इमली में टार्टरिक अम्ल है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक एसिड। वैसे दही में लैक्टिक एसिड, नींबू में सिट्रिक, संतरा और नींबू में सिट्रिक एसिड है। चींटी का डंक मिथुनोइक अम्ल, नेटल का डंक क्या? मिथुनोइक अम्ल। ये मिथुनोइक अम्ल होता है, इसी की वजह से वो दर्द में पेन महसूस होता है, दर्द होता है, उसमें कोई क्षारीय चीज़ लगा दीजिए आप, वो राहत मिल जाएगी। लवण, तो अम्ल और क्षार के बारे में लगभग हमने पता कुछ पढ़ लिया। अब लवण के बारे में, सभी सोडियम लवण में Na+ होता है और क्लोराइड लवण में Cl- होता है। जाहिर सी बात है, हमें पता है कि सोडियम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन देके जो सोडियम का आयन प्लस आयन बनता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्लोराइड, राइट, ये Cl- आयन बनाता है, ठीक है। तो मजबूत अम्ल, अब मान लीजिए क्या हुआ, लवण कब बनता है? एक क्षार एक अम्ल मिलता है, लवण बनाते हैं, राइट। तो अगर दोनों मजबूत है, अम्ल भी मजबूत स्ट्रॉन्ग एसिड है और क्षार जो है वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग, तो क्या न्यूट्रल आपका जो लवण बनेगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। लेकिन पता चला कि अम्ल जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मजबूत अम्ल है, और क्षार जो है वो कमजोर है, यानी वीक बेस है, तो क्या होगा? एक मजबूत है, एक कमजोर है, तो मजबूत वाला उस पर हावी हो जाएगा, तो यानी कि लवण जो बनेगा वो क्या होगा? जो मजबूत है उसकी उसमें प्रकृति रहेगी, कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। जैसे मजबूत अम्ल मजबूत क्षार, दोनों मजबूत है तो उदासीन हो गया। मजबूत अम्ल है और कमजोर क्षार है, तो मजबूत वाला क्या हावी रहेगा, यानी अम्लीय रहेगा, अम्लीय लवण बनेगा। वैसे मजबूत क्षार है और कमजोर अम्ल है, यहाँ क्षार मजबूत है तो क्षारीय लवण बनेगा, ठीक है। और दोनों कमजोर है तो वो भी न्यूट्रल हो जाएगा, राइट। तो NaCl जो है, जो सामान्य नमक
जो हम घरों में खाते हैं वो कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ये सामान्य नमक जो घरों में यूज होता है, ये उदासीन होता है। ठीक है। सामान्य नमक से प्राप्त रसायन, अब जो NaCl जो सामान्य नमक जो घरों में खाते हैं उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्राप्त होती हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है। अब इसमें तो Na कहीं दिख नहीं रहा है, ये तो कैल्शियम दिख रहा है, तो इसमें डायरेक्टली NaCl यूज नहीं होता है। NaCl से हम देखेंगे जो है वो NOH वाले में हम देखेंगे क्लोरीन रिलीज होता है, वो क्लोरीन यूज होता है, इनडायरेक्टली यूज होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, Na2 सोडियम कार्बोनेट जिसमें कि 10H2O 10 जल का अणु जुड़ा होता है, ये वॉशिंग सोडा है। तो ये सारी चीज़ें आपके सोडियम क्लोराइड से प्राप्त होती हैं। आइए सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है, ये है आपका, ठीक है, ब्राइन जो नमक का घोल है वो डाला गया आपने, इसमें आपने इलेक्ट्रोड और कैथोड लगा दिया। ठीक है। एक मेम्ब्रेन है जिससे कि आपका आयन इधर से उधर क्रॉस कर सकता है। जब आप इसमें करंट देंगे, विद्युत पास करेंगे तो क्या होगा, क्लोरीन गैस रिलीज होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। हाइड्रोजन पे प्लस आयन होता है तो जाहिर सी बात है निगेटिव कैथोड की तरफ जाएगा, और क्लोरीन पे माइनस आयन होता है तो क्लोरीन गैस एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है। और जो NaOH रहता है वो उसी में विलयन में मिला रह जाता है। अब चलिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। ठीक है। ये आपने देखिए, ये जो क्लोरीन यहाँ निकलता है ना, ये क्लोरीन यूज होता है जो आगे पढ़ेंगे CaOCl2 में, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। क्लोरीन प्लस सूखा बुझा हुआ चूना CaOCl2 बनाता है। जल शुद्धिकरण, वस्त्र, कागज की ब्लीचिंग में यूज होता है। जैसे क्या होता है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस किससे, सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक हम खाते हैं उससे अभी हमने देखा इससे पीछे वाले स्लाइड पे, ये क्लोरीन गैस रिलीज होता है, ये क्लोरीन गैस यहाँ यूज हो रहा है। ठीक है। तो CaOCl2 बन गया और H2O बन गया। ठीक है। ये क्या है आपका ब्लीचिंग पाउडर है। कहाँ कहाँ यूज इस्तेमाल होता है इसका उपयोग, वस्त्र उद्योग में, सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, एवं पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी यूज होता है। जो म्यूनिसिपैलिटी से पानी सप्लाई होता है उसको शुद्ध करने के लिए भी, उसमें जो जम्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनको मारने के लिए भी उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। ठीक है। अब क्या, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट, NaHCO3। तो खाना पकाने, एंटा एसिड, अग्निशामक यंत्र में इसका यूज होता है। एंटा एसिड में भी यूज होता है। ठीक है। जो है क्षारीय है तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है खाना पकाने में। अब देखिए, ये एक बेकिंग सोडा होता है, एक बेकिंग पाउडर होता है। फ़र्क क्या है, बेकिंग सोडा में जब टार्टरिक अम्ल थोड़ा सा मिला देते हैं तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो बेकिंग सोडा कहाँ यूज होता है, बेकिंग पाउडर कहाँ यूज होता है। बेकिंग सोडा जो है बेसिकली जैसे आपका दाल वगैरह है, उसका जो बाहर छिलका काफ़ी मजबूत होता है, उसको नरम कर देता है तो जल्दी खाना पक जाता है। यानी खाना जहाँ जल्दी पकाना हो बेकिंग सोडा यूज होगा। और बेकिंग पाउडर कहाँ यूज होता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो केक वेक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में जो है ना वो काफ़ी सॉफ्ट सा बनता है, तो उसके लिए बेकिंग पाउडर यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी निकलता है लेकिन वो गर्म करने पे निकलता है, और इसमें पानी मिलते ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। देखिए अब NaCl, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, राइट, मिलने के बाद क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया और NaHCO3 बन गया। यही आपका क्या है, बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। लेकिन बेकिंग पाउडर को, बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर से जो है वो उसमें पानी के कांटेक्ट में आते ही जो है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है।
ठीक है। तो बेकिंग पाउडर कहाँ यूज होता है? पेस्ट्री वगैरह बेकरी में, बेसिकली पेस्ट्री वगैरह केक वेक ये सब बनाने में, और जल्दी पकाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। और वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2, ये देख लीजिए सोडियम कार्बोनेट है, इसमें जल के 10 अणु लगे रहते हैं, वाटर के 10 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं वॉशिंग सोडा में। तो बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, बेकिंग सोडा को, ठीक है, गर्म करके बेकिंग सोडा क्या है? NaCO3, इसको गर्म करेंगे तो आपको ये Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। पुनः क्रिस्टलीकरण से वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। ये एक क्षारीय लवण, जैसे NaHCO3 ये आपका क्या है? बेकिंग सोडा है। इसको गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट मिल गया आपको। अब सोडियम कार्बोनेट में ये जो जल के अणु जो मिलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, तो उससे क्या होता है? ये आपका वॉशिंग सोडा मिल जाता है। ये वॉशिंग सोडा है। इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पाद में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में सफाई के लिए होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, यानी कि हार्डनेस, जो जल में कठोरता होता है ना, जल में जो कठोरता होता है उसको हटाने के लिए, कठोरता को हटाने के लिए भी यूज होता है। ये नीचे वाला पॉइंट ये है। ये सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में सब सफाई के लिए यूज होता है, और इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। ठीक है, चलिए क्रिस्टलीकरण का जल, ठीक है, ये क्या? वो जो जल में जो अणु, जल के अणु जो उसमें जुड़ जाते हैं, जैसे अभी हमने वॉशिंग सोडा में देखा कि 10 जल के अणु जो है जुड़े हुए हैं, उसी को क्रिस्टलीकरण का जल कहा जाता है। कुछ लवणों में जल अणु जुड़े होते हैं, ठीक है, कुछ लवणों में जल अणु जुड़े होते हैं, इसी को क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट में ये क्या है? कॉपर सल्फेट 5H2O जुड़ा हुआ है। ये क्या? कैल्शियम सल्फेट है, जिप्सम, इसमें 2 जुड़ा हुआ है। ये CaSO4, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें हाफ जुड़ा हुआ है H2O, ठीक है। वैसे वॉशिंग पाउडर में 10H2O जुड़ा हुआ था। अब ये कुछ आपके जो अभी तक पढ़ा हमने उसके अक्षरांश समझ लीजिए। अम्ल और क्षार के संकेतक, रंग वाले गंध में परिवर्तन होता है, लिटमस, हल्दी, प्याजी जैसे टेस्ट से पता कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? अम्ल और क्षार एक दूसरे को न्यूट्रलाइजेशन, उदासीकरण बोलते हैं इसको, और अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। एग्जाम्पल आगे दिया हुआ है। धातु और अम्ल मिलकर क्या करते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस, एग्जाम्पल दिया हुआ है। धातु, कार्बोनेट और अम्ल मिलकर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, एग्जाम्पल दिया हुआ है। पीएच स्केल पे 0 से 14 होता है। 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, 7 है तो उदासीन है। लवण परिवार में समान आयन समूह होता है, जैसे सारे सोडियम वाले में सोडियम प्लस होता है, क्लोरीन वाले में Cl माइनस होता है। क्रिस्टलीकरण का जल, जल युक्त लवण, ठीक है, जिसमें जल के अणु जुड़े होते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है जो PYQ है, यानी पूछे हुए सवाल है, ठीक है। जल के विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का द्रव्यमान अनुपात, यानी H और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो पूछ रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कम होता है, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, हमें मालूम है 1:8 होता है, 1:8। 8:1 भी बहुत से बच्चे लगा सकते हैं, लेकिन पहले वो हाइड्रोजन बोल रहा है, हाइड्रोजन हल्का वाला होता है, ऑक्सीजन भारी वाला होता है, राइट। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पूछता तो ये होता, लेकिन हाइड्रोजन पहले है तो हाइड्रोजन का मास पहले। एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी, उभयधर्मी, यानी एम्फोटेरिक होता है, दोनों की तरह बिहेव करता है, ये दोनों के साथ आप कहें कि अभिक्रिया कर सकता है। FeSO4, CaSO4, CSO4, N2CO3 में से क्रिस्टलीय रूप में क्रिस्टलीकरण जल की अधिकतम संख्या वाला यौगिक कौन सा है? सबसे ज्यादा किसमें होता है? इसमें 10H2O जुड़ा होता है, इसमें मेरे ख्याल से 7, इसमें 5, इसमें 2, इसमें 10, ठीक है। ये विलयन A, B, C और D के pH मान क्रमशः 1, 2, 7, 14 है। ये विलयन निम्न के अनुरूप है, कौन सा है? 1 है तो सबसे परबल अम्ल हो गया, परबल अम्ल के ये 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, ये तो ऐसे ही हो गया,
कट गया, ठीक है। दूसरा 2 है तो 2 उदासीन हो नहीं सकता, ये भी गया, यही होगा। परवल हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया। 7 उदासीन होता है, ठीक है, और 14 जो है परवल क्षार होता है, ठीक है, यानी ये आंसर ठीक है। 2 भी हालांकि स्ट्रांग होता है, हम 5 मान लीजिए तो इसको हम दुर्बल अम्ल कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परवल अम्ल है? एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या साइट्रिक एसिड? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये स्ट्रांग होता है, HCl स्ट्रांग एसिड है। क्रिस्टलीकरण जल किस नमक में मौजूद होते हैं? अभी हमने देखा वाशिंग सोडा में Na2CO3 10H2O जो लगा रहता है, राइट। कौन सा नमक तेजी से खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है और गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट पैदा करता है? बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर तो केक पेस्ट्री वगैरह में यूज होता है और ये पानी मिलते ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, लेकिन बेकिंग सोडा गर्म करने पे सोडियम कार्बोनेट पैदा करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ये जो है बेकिंग सोडा है, ये जल्दी खाना पकाने के लिए जहां भी है तो बेकिंग सोडा। नमकीन पानी के विद्युत अपघटन में क्लोरीन गैस उत्पन्न हो, क्लोरीन माइनस Cl माइनस होता है तो ये प्लस की तरफ एनोड की तरफ जाएगा, राइट, एनोड। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है? 7 है तो उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय है। टमाटर के रस के एक नमूने का पीएच मान 4.6 है। इस रस का स्वाद कैसा होगा? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कारण बताइए। 4.6 है मतलब पीएच मतलब क्या है? अम्लीय है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, यानी कि टमाटर के रस का स्वाद खट्टा होगा। टमाटर के रस का पीएच मान 4.6 है जो 7 से कम है। इसका अर्थ है कि रस अम्लीय है, एसिडिक है। अम्लीय पदार्थ सामान्यतः खट्टे स्वाद के होते हैं, इसलिए टमाटर का रस खट्टा स्वाद देगा। कारण क्योंकि पीएच 7 से कम होने पर घोल अम्लीय होता है और अम्लीय पदार्थ खट्टे स्वाद देते हैं। चलिए, अम्लीय वर्षा जलीय जीवों का अस्तित्व मुश्किल बना सकती है, कैसे? अम्लीय वर्षा से क्या होगा? पीएच कम हो जाएगा। जब पीएच कम होगा या ज्यादा अम्लीय हो जाएगा तो उसमें जीवों का रहना मुश्किल हो जाएगा। अम्लीय वर्षा जलाशयों और नदियों का पीएच कम कर देती है, जिससे पानी अत्यधिक अम्लीय हो जाता है। कारण पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। मछलियों और अन्य जलीय जीवों की गिल्स, खोल और शरीर की सतह क्षतिग्रस्त हो जाती है। प्रजनन प्रक्रिया प्रभावित होती है। नतीजा जलीय जीवों का जीवित रहना कठिन हो जाता है। जलीय विलयनों में आयन निर्माण के संदर्भ में हम परवल अम्ल और दुर्बल क्षार के बीच अंतर कैसे करते हैं? तो परवल अम्ल जो है वो पूरी तरीके से आयनाइज हो जाता है, राइट। जल में घुलने पर पूर्ण रूप से आयनीकरण करता है। कौन सा? परवल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। बहुत अधिक मात्रा में H+ आयन या H3 यानी H+ आयन देता है या H3O+, ऐसे वो समझिए, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होते हैं। उदाहरण HCl, H2SO4, HNO3। दुर्बल क्षार, वीक बेस। जल में घुलने पर आंशिक आयनीकरण होता है, यानी पार्शियली आयनाइज होता है, ठीक है। केवल थोड़ी मात्रा में OH- आयन उत्पन्न होते हैं। उदाहरण NH4OH। अंतर परवल अम्ल पूर्ण आयन निर्माण, उच्च आयन सांद्रता, और दुर्बल क्षार आंशिक आयन निर्माण, कम आयन सांद्रता, ठीक है। चलिए, जलीय विलयन में आयन निर्माण के संदर्भ में हम परवल, ये तो वही चीज हो गई, सेम क्वेश्चन है। हाँ, कुछ लवणों में क्रिस्टलीकरण जल क्यों महत्वपूर्ण है? ऐसे लवणों के दो उदाहरण दीजिए। कुछ लवणों में क्रिस्टलीकरण जल यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह लवणों को उनकी विशिष्ट आकृति और रंग प्रदान करता है, ठीक है। यह लवणों की स्थिरता बनाए रखता है और उनके रासायनिक गुणों को प्रभावित करता है। बिना क्रिस्टलीकरण जल के लवण अपना रंग और संरचना खो देते हैं। उदाहरण कॉपर सल्फेट, CuSO4 में 5H2O लग रहता है, नीला रंग, राइट, ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं इसके। सोडियम कार्बोनेट 10H2O, वॉशिंग सोडा बड़े पारदर्शी क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। चलिए, नमकीन पानी में विद्युत अपघटन के दौरान कौन कौन से उत्पाद बनते हैं? किसी एक उत्पाद का एक उपयोग बताइए। नमकीन पानी यानी ब्राइन,
ठीक है, NaCl का विलयन कि विद्युत अपघटन से हमने देखा था, ये तो एक्सपेरिमेंट वाला इलेक्ट्रोड कैथोड करके दिखाया था कि हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और NaOH उसी में रह जाता है, राइट। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, क्लोरीन गैस एनोड पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में रह जाता है, ठीक है। एक उपयोग, क्लोरीन गैस का उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने में यूज होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। चलिए लास्ट स्लाइड था। तो हमने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए, ढेर सारे PYQ भी कर लिया, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोई और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।